विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 12 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लेकर आया हूं, जो काव्यांजलि से पाठ 2 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं और नंबर भी बढ़िया उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886। देखिए, संवत अलग है, 53 साल का अंतर रहता है। तो 1943 विक्रम संवत में है, सन 1866 ईस्वी। आप ये देखिए, सन 1866 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। अर्थात इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे, इसलिए इनके पिता का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसमें भी यह भाग लेते रहे। देखिए, ये राष्ट्र के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इसीलिए इनके नाम के आगे राष्ट्र कवि लिखा गया है। तो इनकी कविताओं में भारत के लिए बहुत कुछ कहा गया है, उसको आज़ाद कराने के लिए कहा गया है। तो देखिए, आंदोलनों में भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन अर्थात साहित्य सृजन करते रहे, लिखते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी, संवत 2021, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। तो अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी में और मृत्यु हुई है इनकी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। अब देखिए, साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं में गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। राष्ट्र से प्रेम इनका बहुत गहरा था, इसलिए जो भी ये कविताएं लिखते थे उसमें राष्ट्र प्रेम झलकता था। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब देखिए, इनकी रचनाएं देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवनी में रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो रचनाएं देखिए, गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार मतलब एक अनुदित तथा एक दूसरा मौलिक। अनुदित का मतलब होता है कि जो लेखक या कवि किसी दूसरे लेखक या कवि की जो अलग भाषा में है उसको अपनी भाषा में लिखे, उसे अनुदित
जैसे अनुवाद करते हैं, और मौलिक जो स्वयं की रचनाएं होती हैं। तो इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। अर्थात स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद, वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं जो इन्होंने स्वयं लिखा है, देखिए इनका सबसे महत्वपूर्ण है साकेत। यह उत्कृष्ट महाकाव्य है, बहुत ही अच्छा महाकाव्य है, उत्कृष्ट, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है साकेत। दूसरा है देखिए भारत भारती। इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी। दूसरा है भारत भारती, इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव गान किया गया है। फिर यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र, बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। अब देखिए ये तो मुख्य है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये इनके बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लेकिन अन्य रचनाएं हैं, देखिए गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं इस प्रकार है। रंग में भंग, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, सैरिंद्री, सिद्धराज, नहूस, हिडिंबा, त्रिफदका, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजीत आदि, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, सैरेंद्री, सिद्धराज, नहूस, हिडिंबा, त्रिफदका, काबा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजीत आदि, तिलोत्तमा, अनघ, चंद्रहास नामक 3 छोटे पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय हमने देखा। अगर इसको हम 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो ये हमें बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा और हम परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं, और ये परीक्षा में आना एकदम कन्फर्म है। धन्यवाद।